हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की कवायद। अभी हाल ही में दीपावली से पहले भारत सरकार द्वारा 12 रुपए की कटौती पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई थी। उसके बाद अब जब 50 लाख बैरल कच्चा तेल राजनीतिक जो एक जारी किया गया है, या आप कह सकते हैं भंडारण के लिए जारी करेगा, उसके बाद अब ये कवायद जारी हो गई है कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों को और घटाया जाए। आम जनता अगले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में और गिरावट की उम्मीद कर सकती है। भारत ने अपने रणनीतिक भंडारों में से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने का फैसला किया है। कच्चे तेल की कीमतों को कम करने में आनाकानी दिखा रहे तेल उत्पादक देशों पर दबाव बनाने के लिए भारत की इस मुहिम में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन भी साथ हैं। ये देश भी बाहर से क्रूड खरीदने की जगह अपने रणनीतिक भंडारों से कच्चा तेल जारी कर उत्पादक देशों पर दाम घटाने का दबाव बनाएंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में कमी आने की संभावना है। पिछले महीने क्रूड की कीमतें $46 प्रति बैरल थी, जो अभी $79 प्रति बैरल के आसपास है। भारत के इस फैसले के कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी राजनीतिक भंडारण से 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह इस बारे में भारत, जापान, चीन के साथ विमर्श कर सामूहिक फैसला कर रहा है। ओपेक देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाए जाने की अपील नहीं मानने के बाद यह कदम उठाया गया है। ओपेक पेट्रोलियम देशों का, पेट्रोलियम उत्पादक जो देश हैं उनका समूह है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है निजी क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा प्रतिबंध। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए आगामी 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश करने जा रही है। यह बिल में क्रिप्टो की जगह सरकारी डिजिटल करेंसी के चलन को सुगम व प्रचलित करने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल के प्रस्ताव के मुताबिक सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के तहत अपवाद के रूप में कुछ क्रिप्टो को मंजूरी भी दी जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी की जगह सरकार अपनी डिजिटल करेंसी ला रही है, जिसे दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी घोषणा आरबीआई पहले ही कर चुकी है। क्रिप्टो करेंसी में होने वाले निवेश से जुटाए गए फंड के आतंकवाद में इस्तेमाल के साथ निवेशकों को होने वाली भारी नुकसान जैसी आशंकाओं के तहत सरकार यह कदम उठाने जा रही है। पेश होने वाले क्रिप्टो करेंसी नियामक और डिजिटल करेंसी बिल 2021 के प्रस्ताव से साफ हो गया है कि भारत में अब अधिक दिनों तक क्रिप्टो करेंसी का कारोबार नहीं हो सकेगा। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते बाजार व निवेशकों को होने वाले नुकसान के साथ इसके धन के गलत इस्तेमाल की आशंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेषज्ञों के साथ बैठक में जाहिर कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि गलवान में बलिदान कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए वीर गति पाने वाले 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल भिकुमल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कर्नल संतोष बाबू का पुरस्कार मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी बी संतोष और मां मंजुला को सौंपा। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। कर्नल संतोष बाबू के साथ गलवान में ही प्राण न्यौछावर करने वाले 4 अन्य जवानों नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पालनी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह मुठभेड़ पिछले साल 15 जून को हुई थी। इस मुठभेड़ में अदम्य साहस दिखाने वाले हवलदार तेजिंदर सिंह को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मुठभेड़ में वे बुरी तरह घायल हो गए थे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 को मनाया जाएगा संविधान दिवस। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी
ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यक्रम के अनुसार संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। और बढ़ेंगी भारत और जापान की नजदीकियां। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में कहा था कि उनका देश पड़ोसी देशों के साथ अच्छा व्यवहार करने को प्रतिबद्ध है, लेकिन कम से कम भारत और जापान उनकी बात पर भरोसा करते नहीं दिख रहे हैं। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री हयाशी होशिमासा के बीच वार्ता में जो मुद्दे उठे हैं और जिस तरह दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की कोशिश का विरोध किया, उससे साफ है कि इनका इशारा किस देश की तरफ है। जापान में हाल के चुनाव के बाद बनी राजनीतिक स्थिरता के बाद पहली बार भारत के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की गई है। इसमें आने वाले रिश्तों की दिशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जापानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की एक दूसरे देशों की यात्रा को लेकर प्रमुखता से चर्चा हुई है। इस सिलसिले में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की जल्द से जल्द भारत यात्रा संभव बनाने की कोशिश होगी। साथ ही दोनों देशों के रक्षा व विदेश मंत्रियों की अगुवाई में होने वाली 2+2 वार्ता की तिथि को लेकर भी बातचीत हुई है। नेक्स्ट न्यूज है कि पुतिन की यात्रा से पहले 5,000 करोड़ के AK-203 सौदे को मंजूरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के सौदे को मंजूरी दे दी है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पुतिन 6 दिसंबर को एक दिवसीय भारत यात्रा पर आ सकते हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इस सौदे पर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया जा सकता है। मंगलवार को रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। इस सौदे के तहत 7.5 लाख रूसी असॉल्ट राइफल AK-203 का निर्माण अमेठी की फैक्ट्री में किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस सौदे को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ साल पहले ही सहमति बन गई थी। अब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रमुख मुद्दे पर भी समाधान कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, नई पहल, निजी क्षेत्र चलाएंगे थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन। देश में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भारत रेलवे ने निजी क्षेत्र को थीम आधारित ट्रेनों के संचालन का मौका दिया है। भारत गौरव ट्रेन नाम से चलने वाली इस विशेष निजी ट्रेन का किराया, खान पान और अन्य सुविधाओं का पैकेज निजी कंपनियां ही करेंगी। इसके पहले चरण में लगभग 200 ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में भारत गौरव ट्रेन के संचालन की घोषणा करते हुए विश्वास व्यक्त किया है, इससे पर्यटन क्षेत्र को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे की इस नई पहल से सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का मौका मिलेगा। वैष्णव ने कहा कि भारत गौरव ट्रेनों के संचालन के लिए निजी क्षेत्र के साथ IRCTC और कुछ अन्य ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक व तमिलनाडु में ने भी रुचि दिखाई है। इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली गई है। सभी पक्षकारों के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। पहली न्यूज है कि अफवाहों के आधार पर निवेश कतई नहीं करें। शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के बीच बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने निवेशकों को अफवाहों के आधार पर निवेश से बचने की सलाह दी है। त्यागी ने निवेशकों से कहा है कि उन्हें केवल पंजीकृत ब्रोकरों के साथ ही सौदे करने चाहिए। उनके अनुसार कोरोना के बाद भारतीय शेयर बाजार में नए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में काफी निवेश बढ़ा है। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 के अवसर पर त्यागी ने कहा कि निवेशकों को सावधान रहने और शेयर बाजार में निवेश करते समय अध्ययन करने की जरूरत है। उन्हें बाजार की अफवाहों के आधार पर निवेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेबी निवेशकों को शेयर बाजार के बारे में जानकारी देने के लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करता है। इसी कड़ी में हर वर्ष वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक मनाया जाता है। यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट कमीशन की एक पहल है। इसे दुनिया भर के शेयर बाजार नियामकों द्वारा बनाया जाता है। इस वर्ष WIW
22 नवंबर से 28 नवंबर तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, संवेदनशील क्षेत्रों में साथ आएंगे भारत अमेरिका। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में भारत और अमेरिका मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। मंगलवार को दोनों देशों के बीच आयोजित ट्रेड पॉलिसी फोरम की बैठक में साइबर सुरक्षा, 5G, 6G, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दोनों देश परस्पर सहयोग कर इन क्षेत्रों में वैश्विक सप्लाई चेन को सुगम बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर जैसे आइटम के लिए कुछ खास देशों पर निर्भरता की वजह से इन दिनों पूरा विश्व इसी कमी का सामना कर रहा है। दूसरी ओर फार्मा सेक्टर में भी सहयोग बढ़ेगा। TPF में हुई बातचीत के मुताबिक अमेरिका भारतीय अंगूर के लिए अपना बाजार खोल सकता है, तो भारत अमेरिका के मांस कारोबार को अपने बाजार की पहुंच दे सकता है। अगले साल मार्च तक फैसला हो सकता है। TPF की बैठक में भारतीय आम और अनार की अमेरिका के बीच में बिक्री को सुगम बनाने पर भी बातचीत की गई है। अमेरिकी व्यापार बाजार कैथरीन ताई और भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री के नेतृत्व में आयोजित TPF की बैठक में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहभागिता की इच्छा जताई, ताकि भारत फार्मा उत्पादन में वैश्विक सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बन सके। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्क्रैप वाहनों पर प्रोत्साहन बढ़ाएगी सरकार। सरकार राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद खरीदे जाने वाले नई गाड़ियों पर कर संबंधी और रियायतें देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को मारुति सुजुकी तोत्सु के कबाड़ और रिसाइकलिंग सेंटर का उद्घाटन करते हुए यह बात कही है। यह सरकार से मंजूरी प्राप्त इस प्रकार का पहला केंद्र है। गडकरी ने कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का GST राजस्व बढ़ेगा। मैं वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा करूंगा कि नई नीति के तहत किस प्रकार कर संबंधी और रियायतें दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, पाकिस्तान के इरादों को समझने की जरूरत, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। पाकिस्तानी सियासत में 17 नवंबर की तारीख बड़े सियासी घटनाक्रम की गवाह बनी। इमरान सरकार ने इस दिन संसद के संयुक्त सत्र में ताबड़तोड़ अंदाज में 33 विधेयक पारित किए। विपक्षी दलों के बहिर्गमन और बेकाबू हालात के बीच यह असाधारण कदम उठाया गया। इसके लिए संयुक्त सत्र का दांव इसलिए चला गया क्योंकि सरकार सामान्य विधायी प्रक्रिया से इन विधेयकों को पारित कराने को लेकर आश्वस्त नहीं थी। माना जाता है कि इमरान खान को पर्दे के पीछे से सेना का समर्थन मिला ताकि वह संयुक्त सत्र के पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर सके। संसद के इस संयुक्त सत्र की कार्यवाही से पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की कई झलकियां दिखती हैं। उनका वास्ता पाकिस्तानी सेना और इमरान खान सरकार के बीच संबंधों से लेकर विपक्षी दलों तक से है। इन पहलुओं की पड़ताल इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे इमरान खान के राजनीतिक भविष्य और पाकिस्तान में नागरिक सैन्य रिश्तों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। टकराव को लेकर यह संकट भले ही टल गया हो, लेकिन इससे इमरान और बाजवा के बीच भरोसे को घटा दिया है। निसंदेह 2018 में इमरान की जीत में सेना के समर्थन की बड़ी मेहरबानी रही। उन्होंने बाजवा को कार्यकाल विस्तार देकर उस एहसान का मोल भी चुकाया। फिर अब जब दोनों के बीच भरोसे की दीवार दरक गई है, तब सेना प्रमुख ने आखिर क्यों संयुक्त सत्र में इमरान की नैया पार लगवाई। असल में सेना नहीं चाहती थी कि उसे तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान में बड़ी सफलता मिली है, तब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो। फिलहाल वह नए चुनाव और सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता कब्जाने से बचना चाहती है। इसलिए उसने इमरान सरकार में थोड़ी चाबी और भर दी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इससे सरकार की गाड़ी और कितनी दूर तक जाएगी। यह मुश्किल लगता है कि बाजवा इमरान को अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति पर फैसला करने देंगे। बाजवा का विस्तारित कार्यकाल अगले वर्ष नवंबर में समाप्त हो रहा है। सेना को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में अफगानिस्तान में तालिबान शासन सामान्य हो जाएगा। इससे अफगान मोर्चे पर बेचैनी से उसे मुक्ति मिल जाएगी।
हालांकि चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध बढ़िया बने हुए हैं। चीनी निवेशक बढ़ाने के मकसद से चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। उसे उम्मीद है कि इससे समृद्धि आएगी, लेकिन यह व्यर्थ की उम्मीद है। जब तक पाकिस्तान भारत के प्रति शत्रुता की भावना का परित्याग नहीं करेगा, तब तक उसके लिए आर्थिक सफलता संभव नहीं होगी। इससे उसकी अर्थव्यवस्था भारत के लिए खुलेगी। समस्या यही है कि पाकिस्तान भारत को एक स्थायी शत्रु मानता है। वह द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कोई सकारात्मक नीति नहीं अपनाएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने भले ही भारत पाकिस्तान के बीच खुली सीमा और व्यापार बढ़ाने की वकालत की है और इमरान को अपना बड़ा भाई बताया हो, वह असल में पाकिस्तान के असली चरित्र और भारत के प्रति उसकी गहरी दुश्मनी से अनभिज्ञ है। नेक्स्ट आर्टिकल है लोकतंत्र पर भारी पड़ता भीड़तंत्र। यह आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कृषि आंदोलन से है, वैसे भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ममता की महत्वाकांक्षा, वो जिस तरीके से उनकी पार्टी में और कई पार्टियों के नेता इस्तीफा देकर आ रहे हैं, उनकी पार्टी बड़ी होती जा रही है और वो अब कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी से गठजोड़ नहीं करना चाहती हैं, उस पर लिखा गया है आर्टिकल। तो ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल है जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। इसमें पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि सियोल शांति स्थापना बैठक में भारत से योगदान की उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र ने यह स्टेटमेंट दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल अतुल खरे ने दक्षिण कोरिया में 7 से 8 दिसंबर तक होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यक्रम से पहले पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान में भारत की अग्रणी भूमिका की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, भारत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों में ठोस योगदान की घोषणा कर सकता है। इस बैठक में विदेश एवं रक्षा मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख एक मंच पर होंगे। खरे ने कहा कि मुझे भारत जैसे देश से बहुत उम्मीदें हैं। भारत न सिर्फ सैन्य योगदान देने वाला अग्रणी देश है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के लिए भी ठोस योगदान की घोषणा करने वालों में भी चैंपियन है। भारत सशस्त्र बल, हेलीकॉप्टर व पुलिस इकाइयों में योगदान की घोषणा कर सकता है। स्पोर्ट्स पेज से अगली न्यूज़ है कि फीफा पुरस्कार के लिए मेसी, रोनाल्डो व सलाह हुए चयनित। पेरिस सेंट जर्मेन के फॉरवर्ड लियोन मेसी, मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लिवरपूल के मोहम्मद सलाह सहित 11 खिलाड़ियों को फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। फुटबॉल की विश्व संस्था ने इसकी जानकारी दी है। विजेताओं की घोषणा 17 जनवरी को की जाएगी। चयनित खिलाड़ियों में इन 3 खिलाड़ियों के अलावा पिछले साल के विजेता बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट, मैनचेस्टर सिटी के केविन डे ब्रून, चेल्सी के एनगोलो जोर्निंगो, रियल मैड्रिड के करीम बेंजमा जैसे कई खिलाड़ियों के नामों को भी शामिल किया गया है। महिला पुरस्कार में महिला सुपर लीग की खिलाड़ियों का दबदबा रहा और आर्सेनल की विवियाने मिएडेनमा, सिटी की लकी ब्रॉन्च और एलन वाइट तथा चेल्सी की सैम केर इसमें शामिल है। तो ये आज का यानी 24 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।